हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इस सब के बारे में बताया था, एक दूसरे की संख्या थी। लेकिन फिर से स्टार्ट वहीं से करते हैं, सिंपल आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। जो आ रही तो भी ठीक है, नहीं आ रही तो भी ठीक। हम लोग का मैथ पढ़ना है ना, तो मैथ में कौन सा नंबर है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल, ये हम लोग का कौन सा लेसन है? फर्स्ट लेसन है ना, ये मैथ का फर्स्ट लेसन है। हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? प्राकृतिक संख्या से, ठीक है ना। चलो पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चलिए, प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। इसमें सबको मालूम होगा कि नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं। जैसे निशा बताएगी, बताओ नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। बहुत आसान है, ठीक है ना। तुम बताओ निशा। अच्छा, वो संख्या जो गिनने में काम आती है उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो इसकी कोई पर्टिकुलर डिफिनेशन नहीं है इसमें। जो है कि आपको 1 2 3 4 कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं गिनना, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से ना। तो इसमें प्राकृतिक संख्या में देखिए, प्राकृतिक संख्या में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे 1 से शुरुआत करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? अच्छा, एक इसमें बहुत बेसिक प्रश्न हो सकता है, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो क्या बताएंगे? और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या? अनंत नहीं बोलेंगे, अनंत संख्या पूछ रहा है ना, कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं होती है, तो ये नहीं होती है, ठीक है ना। आप जो अनंत बोल रहे हैं, मैं सिंबल ये जो अनंत बनाया हूँ, ये मैं ये दर्शा रहा हूँ कि इसकी संख्या बहुत बढ़ी जाएगी, मतलब ये आगे बढ़ते हुए बहुत अनंत तक जाएगी। जब अनंत तक जाएगी जिसका अंत नहीं है, तो कैसे बता सकते हैं कि बड़ी संख्या है? तो ये प्राकृतिक संख्या हो गया। वो संख्या जो गिनने की परिभाषा लिखेंगे, तो वो संख्या जो गिनने के काम में आती है क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3, हाँ, इसमें छोटी संख्या 1 हो जाएगी और बड़ी संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। इसके बाद प्राकृतिक संख्या के बाद दूसरी संख्या के बारे में पढ़ते हैं बेसिक से। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। कोई बोलेगा नहीं, हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है ना। देखते हैं किसको आ रहा है बेसिक। 9th में सब पढ़े हो, 8 9th में पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे बताना जी, निर्मा तुम बताओ, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, बता रही है एक तरह से, एकदम इसका बेसिक बताएं। तो अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को सम्मिलित कर दे तो कौन सी संख्या बनेगी? पूर्ण संख्या बनेगी। अब ये पूर्ण हो चुकी, पहले अधूरी थी, अब 0 के आने से क्या हो गई? पूर्ण हो गई। तो पूर्ण संख्या से बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो इस नेचुरल नंबर में किसको शामिल कर लीजिए? शून्य को। तो शून्य हो जाएगा 1, फिर 2 3 4 5, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? फिर वैसा ही प्रश्न फिर आएगा। कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो शून्य होती है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। समझ में आया ना? तो ये कहानी है। इसके बाद तीसरा जो पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे जरा बताना। परिमेय के पहले एक संख्या और पढ़ लेते हैं, हाँ, जिसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं? इंटीजर। ठीक है, अब बताना इधर से, तुम नहीं, तू बताओ, पूर्णांक किसे कहते हैं?
सही बता रही हो, डरो मत, बताओ। वो संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों क्या हो। इसके अलावा कोई और बताएगा दूसरे तरह से, बताओ। शून्य को भी सम्मिलित, ये चीज छूट रही थी ना, सही बताई हो। इसमें आप लोगों को क्या लेना है, शून्य भी लेना है। जैसे पूर्णांक में क्या होता है, जैसे नेचुरल नंबर हमारा है ना, या पूर्ण संख्या ही ले लीजिए, पूर्ण संख्या सहित अगर हम इस जो ये हम धनात्मक जो चीज़ है यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं इसे, या धनात्मक पूर्ण संख्या बोलेंगे, तो ये जो संख्या है अगर इसका हम ऋणात्मक ले लेंगे ना, जैसे प्लस है तो प्लस 1 है, जैसे प्लस 1 है, इसके आगे किसी चीज़ का चिन्ह नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं ना कि उसके आगे प्लस है, तो प्लस 1 है, तो इसका क्या ले लेंगे हम लोग, -1, फिर -2, -3। जब हम किसी पूर्ण संख्या का अगर हम ऋणात्मक ले लें उसका, तो क्या बन जाती है, पूर्णांक बन जाती है। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें हम लोग कहाँ से इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, तो शून्य से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, शून्य से स्टार्ट करें, शून्य, फिर 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक जाएगी अब इसी तरह से इसका ऋणात्मक भी ले लेंगे, तो 1 का ऋणात्मक क्या होगा, फिर ये कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। आज समझ में ना, अब चीज हो गई। अब इसमें भी प्रश्न बन सकता है, कोई पूछे सबसे छोटी पूर्णांक क्या होता है, सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक इसमें क्या है बताइए। सबसे छोटा पूर्णांक 0 है, तो -1 का है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे इसमें था तो इसका एक छोटा बनता था ना, जैसे सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो 0 है। इसमें बता था कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। तो इसमें बताइए -1, तो -1 से भी छोटा -2 हो गया। अच्छा एक बात, एक बहुत सिंपल बात है, इसको पहले बताइए फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे बता ना -10, यहाँ पर मान लीजिए कि 9 है, इन दोनों संख्याओं में से कौन संख्या बड़ी है, 9 बड़ी है ना। इसके आगे माइनस लगा हुआ तो ये क्या हो गई, छोटी। तो उसी तरह से जरा बताना, अगर हम इस शून्य से अगर इधर जाएंगे ना तो बड़ी संख्याएं मिलेंगी, अगर शून्य से हम लोग इधर जाएंगे तो छोटी संख्या मिलेगी, तो छोटी इस तरह जाएगी, अनंत नहीं होगी, होगी ही नहीं। अनंत का मतलब जो अंत जिसका नहीं है। तो जब इस पूर्णांक का, जब पूर्णांक का कोई अंत नहीं है, इसका ना ही छोटी है और ना ही कोई बड़ी है, तो कैसे बोल सकते हैं कि सबसे छोटा पूर्णांक कोई होता है चाहे सबसे कोई बड़ा पूर्णांक होता है। समझ में आ रहा है ना। तो जब कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो क्या बताएंगे। हम ध्यान से सुनो, हम प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं, शब्दों पर ध्यान नहीं दिए हो। हम ये बताए तुरंत बता दिए हो। हम ये करें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या सबसे बड़ी। कोई पूछे सबसे छोटा पूर्णांक सबसे बड़ा पूर्णांक, भेजे में जा रही है बात। तो ये कहानी है। तो ये हो गया हमारा पूर्णांक। पूर्णांक के बाद किसका नंबर आता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं जी। चलो आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे क्या हम लोग, रेशनल नंबर। तीन हो गया ना, चौथा हो गया। परिमेय संख्या किसको मालूम है, तुम्हें मालूम है, बताओ तो। अच्छा ठीक है, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में, उसे क्या बोलते हैं। लेकिन एक बात बताना, परिमेय संख्या इसमें P/Q जो बोल रहे हो, ये P या Q है क्या, क्या है, अंश और हर है। चलो तब बताना, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो एक बात बताओ, अगर हम कड़ी में 3/2 लिख रहे हैं, बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं है।
तो क्या ये P अपान Q जैसा नहीं है? P अपान Q जैसा है कि नहीं है? देखो आप बता रहे हैं। अब देखो, मतलब परिभाषा में कुछ त्रुटि थी ना। इस P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, हम Q इज इक्वल टू 0 नहीं करते हैं। कहाँ Q इज इक्वल टू 0 है? अगर तुम इसे P बोल रही हो, ऐसे Q बोल रही हो, तो कहाँ Q बराबर 0 है? 2 है ना, तो इसे क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए ना। कुछ अधूरी चीजें हैं जो तकलीफ दे रही है और उस चीज से तुम भाग रहे हो। बहुत बेसिक था, हमको लगा कि बताएंगे आप लोग। कोई दूसरा कोई बताए परिभाषा इसकी, बोलो। नहीं पकड़ पाई। और बताओ, कोई और बताए, कोई भी बताए। तुम मत बताना, तुम बता ली, तुम बताओ। नहीं मालूम किसी को? अब सुनो, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बात तो तुम लोग सही बोल रहे हो, P अपान Q। तो P अपान Q तुम लोग जो ये परंपरा बन चुकी है, कोई जब इसका परिभाषित किया, जब इसको परिमेय संख्या को जब कोई परिभाषित किया, P और Q को आधार बना लिया। P और Q की जगह कुछ भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि परिमेय संख्या उसे बोलेंगे जो भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? और भिन्न में क्या होता है? अंश और इसमें दो शर्त है, इसमें दो शर्त है। वह संख्या जो भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और उसमें जो अंश होना चाहिए और हर होना चाहिए, ये पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है? Q नीचे वाला जो हर है वो कभी 0। बस यही मूल चीजें हैं। उसके बाद तो परिभाषा बनाने के लिए हम लोग बनाते हैं P अपान Q को रूप। अब सुनो, ये शर्त है उसकी, समझ में आ रहा है ना? उसी को बोलेंगे पूर्णांक, उसी को बोलेंगे जो भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न में दो चीज होती है, एक अंश और दूसरा। तो अंश और हर दोनों ही क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन एक शर्त और भी है, जिसमें जो नीचे का हर होगा उसे 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया ना? अब सुनिए, हम रेंडम तरीके से हम लोग मान लेते हैं वेरिएबल रूप से कि मान लीजिए कोई भिन्न P अपान Q है। समझ में आ रहा है ना? तो वह संख्या जिसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। तुम लोग ये परिभाषा पहले से पढ़े चले आए हो। P और Q को हटा सकते हैं, आप कुछ बोलिए, मैं दूसरा भी बोल सकता हूँ। बोलो क्या बोले? कुछ ऐसे भी बोल दीजिए। वह संख्या जिसे A अपान B के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना? जहां ऐसे लिख लीजिए, A अपान B के रूप में तो लिख ही लेंगे, और जहां पर A और B ये दोनों क्या होने चाहिए? हमारे पूर्णांक होना चाहिए। ये पहली शर्त थी, ये पहली शर्त है, पूर्णांक होना चाहिए। और दूसरी शर्त, यहाँ पर जो B है, B बराबर 0 नहीं होना चाहिए। B इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना? ये कहानी है। जरा एक बार पूर्णांक पर देखो तो, पूर्णांक कौन कौन है? देखो, ये सब पूर्णांक है ना, है कि नहीं है? ये सब सारे पूर्णांक हैं, लेकिन 0 भी तो एक पूर्णांक है। तो पहली शर्त ये थी कि A और B पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन नीचे का जो हर होगा, जिसे हम B बोल रहे हैं, ये 0 नहीं होना चाहिए। भले पूर्णांक 0 हो तो क्या हुआ, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अब इसका जरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जरा समझो। जैसे भिन्न के रूप में क्या 3/2 है कि नहीं है? देखिए, 3 भी पूर्णांक है और नीचे का जो हर है 0 है नहीं। चलिए अब बताइए, इसके बाद मान लीजिए 6 ये परिमेय संख्या है। 6 भी परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? इसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 6/1 लिख सकते हैं। तो भिन्न के रूप में हो गया, कोई दिक्कत? तीसरी कंडीशन मैं लिख रहा हूं, क्या कड़ी में 4/3 बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? कड़ी में अगर 4 है तो कड़ी में 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? इसी को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा आपका? 2/3। अब देखिए, 2 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। समझ में आया ना? दूसरी चीज, अगर आपसे कोई पूछे 0, क्या 0 परिमेय संख्या है? ये भी है, क्योंकि 0 के बटे क्या है? 1 कर सकते हैं।
शर्त पूर्णांक होने की क्या है, ये जो हमारा ऊपर का अंश है ये पूर्णांक हो सकता है, नीचे का भी हमारा पूर्णांक हो सकता है, लेकिन जो नीचे का हर है ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अंश जीरो हो जाए चलेगा, लेकिन नीचे का हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो भी एक क्या हो गया हमारा परिमेय संख्या हो गई। कोई दिक्कत? अगली कंडीशन देखते हैं। जैसे इसके अलावा बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे मैं लिखता हूँ कड़ी में 16/3, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। तो ऐसे ऐसे करते आप लोग बहुत सारा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है समझने में? तो ये कहानी हुई। अब परिमेय संख्या के बाद हम किसको पढ़ें? अब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर। चलिए, इररेशनल नंबर किसे कहते हैं जरा बताइए तो, परिभाषा में आप बताइए। कहानी खत्म, यहीं से कर लीजिए। अरे जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या है? अपरिमेय है कि नहीं है? जो परिमेय नहीं है तो क्या है? परिमेय। ऐसे लिख लीजिए, परिमेय के अलावा। अच्छा, हाई कब से शुरू हो गया है? ये नहीं कर रहे ये वहां पर पढ़ते थे तो पढ़ाते थे यहीं पर चलो ठीक है। परिमेय संख्या के अलावा परिमेय, चलिए परिमेय संख्या के अलावा सभी क्या होती हैं? सभी अपरिमेय होती हैं। मैं अभी बता रहा हूँ अपरिमेय होती हैं। हाँ, अगर आप लोगों को डिफिनीशन लिखना है, हाँ छोटी चीजें, डिफिनीशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मान लीजिए इसे P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, या A/B के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे A और B क्या है? पूर्णांक है। अब B बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो उसका जस्ट पॉजिटिव हो जाएगा, जिसे A/B के रूप में क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, इसे नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ कहा नहीं, बस उल्टा कर दीजिए। इसे A/B के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, जहाँ पर A और B क्या है? हमारा पूर्णांक है। अब B = 0 नहीं होना चाहिए, उसका पॉजिटिव हो जाएगा, डिफिनीशन हो गई। लेकिन बात समझिएगा, परिमेय के अलावा जितनी भी संख्याएं बचती हैं वो सब क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं। अब कौन कौन अपरिमेय होती है? जैसे एग्जाम्पल में बता रहे हैं अपरिमेय। कड़ी में 3 मान लीजिए 2 है, क्या ये अपरिमेय है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि जो कड़ी में 3 है ये पूर्णांक नहीं है। एक बार पूर्णांक पर नजर डालो, कहीं ऐसा है अंडर रूट में? नहीं है ना। तो जो अंडर रूट में चीजें होती हैं जिसका कोई फिक्स वर्गमूल नहीं होता है, वो डेसिमल्स में आता है, वो हमारी क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं। तो कड़ी में 3/2 क्या है हमारा? समझ में आ रहा है ना? इसके अलावा देखो, जैसे मान लीजिए कड़ी में 4/कड़ी में 3 है, जरा बताइएगा ये अपरिमेय है ना? आखिर नहीं है, अपरिमेय है। क्यों? अगर हम 4 को पार कर देंगे कितना जाएगा? 2/कड़ी में 3। तो ये कहानी है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं जिनका मतलब डेसिमल्स में आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, जैसे मान लेता हूँ 1.5, 4, 3, 2, 1, 6, 9, 8, ऐसी जो संख्या होती हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई भिन्न हो, ऐसी कोई भाग हो जिसमें भाग देने पर वो कटे ना, वो डेसिमल्स में आए। समझ में आ रहा है ना? और ऐसे डेसिमल्स में आए जो बार बार उसकी संख्या बदलती रहे। कुछ ऐसे भी डेसिमल्स में आते हैं जो एक ही बार रिपीट होते हैं। जैसे अगर हम 1 में 3 का भाग दें, 1 में 3 का भाग दें तो भाग कितनी बार जाएगी? 0.33333। तो क्या ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय? गड़बड़ कर दिए ना। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि 1/3 परिमेय संख्या की अपरिमेय,
कंफ्यूज कर दिए ना। 1/3 परिमेय है कि अपरिमेय? क्यों? अब यही इसीलिए हम कंफ्यूजन दिए हैं, जरा समझिए। क्या P अपान या A अपान B के रूप का नहीं दिखाई दे रहा है? क्या जो 1 है कि पूर्णांक है कि नहीं है? 3 जो है पूर्णांक है कि नहीं है? तो इस हिसाब से ये कौन सी संख्या होनी चाहिए? है भी परिमेय संख्या और परिमेय नहीं है, क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आया ना? परिमेय। और इसी को अगर हम डेसिमल्स में दे देंगे तो कितना आएगा? 0.333 ऐसे आएगा ना। अब जरा समझ ना, यहाँ पर क्या समझाया हूँ और यहाँ पर क्या है। कोई चीज अगर कोई भाग, कोई भिन्न अगर कटती नहीं है पूरी तरह से, डेसिमल्स में आ रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपरिमेय है। डेसिमल्स में आए ठीक है, कटे भी नहीं ये भी ठीक है, लेकिन बार बार जो संख्या आएगी वो अलग अलग आएगी। समझ रहे हैं ना? जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल वैसे लिख दिया हूँ रेंडम तरीके से कि 1.5432169 कोई इसका क्रम है, कोई संख्या रिपीट हो रही है? नहीं। जब संख्या रिपीट होगी तो परिमेय हो जाएगी, और जब रिपीट नहीं होगी तो क्या हो जाएगी? अपरिमेय। दिमाग में बात गई? ये चीजें जिसे आवर्ती अनावर्ती ऐसा कुछ पढ़ते हैं आप लोग, तो अपरिमेय संख्या। अच्छा एक चीज और बताइएगा, ये सब मामला समझ में आया? एक लास्ट इसका एग्जाम्पल जो है कि देखते हैं। जैसे आप लोगों से पूछा जाए क्या? पाई। बताइएगा पाई परिमेय है कि अपरिमेय? क्या है? बाद में बदलिएगा नहीं। 22/7 पाई क्या है? परिमेय कि अपरिमेय? दो। अब सुनिए, अब सुनो सुनो, कन्फ्यूजन हो रहा है ना, दिक्कत हो रही है ना। कभी कभी मन कर रहा है कि कहें परिमेय या कभी कभी अपरिमेय। जब पाई को देख रहे हैं तो कह रहे हैं अपरिमेय कहना चाहिए, और जब 22/7 को देख रहे हैं तो परिमेय कहना चाहिए। आप पाई को देख रहे हैं तो अपरिमेय, आप 22/7 को परिमेय। ये क्या मामला है? सुनो, पाई का मान आप लोग लिखते हैं क्या? 22/7। समझ में आ रहा है ना? तो एक बात समझ आना, जो तुम लोग पाई बराबर 22/7 लिखते हो ना, एक पाई बराबर ये भी होता है 3.14 होता है। इसके आगे और भी संख्याएं होती हैं जो लिखते नहीं है, सही है ना? एक बात समझो, एक बात कन्फर्म है कि पाई क्या है? क्यों अपरिमेय? ध्यान दीजिएगा, अगर 22 में 7 का भाग देंगे ना तो ये कटेगा नहीं। पहली बात कटेगा नहीं, और हमेशा इसका जो नंबर्स आएंगे अलग अलग आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अब दूसरी बात और समझिएगा, तुम लोग कहोगे सर तो 22/7 लिखा कैसा गया है? क्यों लिखे हैं तो 22/7? तो एक तरह से ये भी पूर्णांक हो गया और ये भी क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। तो इसे क्या होना चाहिए था? परिमेय संख्या होनी चाहिए थी, ठीक है ना? लेकिन ध्यान से समझो, पाई का जो मान रखा जाता है 22/7 के ना, ये एग्जैक्ट बराबर नहीं होता, ये नियरली बराबर होता है, एप्रॉक्स में। समझ में आ रहा है ना? समथिंग में बराबर होता है। 100% ये नहीं होता कि पाई बराबर 22/7 होता है। ये सुविधा के लिए हम लोग बना दिए हैं कि 22/7, लेकिन एप्रॉक्स ये लिया गया है, नंबर रियल वैल्यू नहीं ली गई है। तो पाई बराबर जो 22/7 आप लोग बोलते हैं, ये रियल वैल्यू नहीं है, ये लगभग में है। कोई दिक्कत? तो ये कहानी है हमारी, पाई बराबर 22/7। आपको लगेगा सर जी पाई, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, लेकिन तुम लोग जानते हो, अच्छी बात है, 22/7, 22 जो क्या है 7 है, ये देखने में लग रहा है कि क्या है? आज जब पाई को हम लोग पहले से रट चुके हैं कि क्या है? अपरिमेय। लेकिन रीजन मालूम होना चाहिए कि क्यों अपरिमेय है। तो हमने बताया कि पाई जो होता है वो नियरली होता है बराबर किसके? 22/7 के। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जैक्ट बराबर नहीं होता। अगर 22 में 7 का भाग देंगे तो ये डेसिमल्स के बाद ये भिन्न तो कटेगी नहीं, पहली बात भिन्न तो कटेगी नहीं, हर बार नंबर क्या आएगा? अलग अलग। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? तो ये कहानी है। इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं। अब देखो, चूंकि हमारा लेसन क्या है, अब ये लास्ट हम लोग चर्चा करते हैं कि ये वास्तविक संख्या क्या होती है।
ठीक है। वास्तविक संख्या, आज बेसिक चला ना, कोई बात नहीं। ये वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं हम लोग? अब यही हमारा लेसन है, ठीक है, यही लेसन है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अच्छा, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं मालूम है? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को जोड़ने के बाद क्या आता है? सही है ना? गलत है, गलत है। तो हमारे शब्दों पर ध्यान नहीं ना दिए हो। हम क्या बोले हैं? बोले हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का योगफल क्या कहलाता है? अब नकल की कि नहीं की? तुरंत पेज निकाल दिए पेज निकाल कर देख ले। ये बात जब उस समय पढ़ाए थे तभी बताए थे। समूह को, ठीक है ना। जब हम लोग चोर और सिपाही एक ही जगह हो जाएंगे तो बोलेंगे क्या है सब, समझ में है ना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होगा उसे क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। तो इसमें दो संख्याएं सम्मिलित होंगी जिसे क्या बोलेंगे हम लोग? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरी क्या होगी हमारी? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या का योगफल नहीं बोलेंगे। पहली बात, इनका क्या बोल देंगे हम लोग? समूह बोल देंगे। इनका समूह क्या कहलाएगी? हमारी वास्तविक संख्या। अब यही हमारा लेसन, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ वास्तविक संख्या में पढ़ना है, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या आएगा और अपरिमेय संख्या, तो इन्हीं के बारे में जानना है। अब इसके बाद जो है कि मैथ में आप लोगों का एक हेडिंग आता है जिसे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है ना। अब उसको समझना है। अगर किसी व्यक्ति को अगर ये उतारना है ना तो उतार ले जल्दी से, और नहीं उतारना है तो इसे मिटाते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ लें? विभाजन ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। एक बात ध्यान से समझिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का डिफिनीशन वगैरह लिखने से पहले ना, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये है क्या? ये बहुत ही आसान है, आसान है ना। पहले से तुम लोग पढ़े हो, लेकिन बात थोड़ी सी घुमा कर बोली जाएगी इसलिए तकलीफ देती है, लेकिन पहले से तुम लोग जानते हो। देखो मैं एक पहले कुछ भाग दे रहा हूँ लगाने के लिए एग्जाम्पल में। जैसे मान लीजिए पहली कंडीशन की आपको 21 में किसका भाग देना है? किसका? मान लीजिए 7 का भाग देते हैं। किसमें? 21 में 7 का भाग देना है। ये मान लीजिए पहला सवाल है। और दूसरा सवाल क्या ले लें? मान लीजिए 3 ले लीजिए। 3 में किसका भाग देना है? 3 मत लीजिए, कोई दूसरा ले लीजिए। 7 तरीके के 3 बार में कट जा रहा है ना। 16 ले लीजिए। 16 में 5 का भाग दे दीजिए। 2 सवाल। तीसरा सवाल 20 ले लीजिए और 5 ले लीजिए। और चौथा सवाल ले लीजिए, मान लीजिए 5 ले लीजिए और यहाँ पर 7 ले लीजिए, ठीक है ना। क्या हुआ? टेबल नहीं याद है? अरे आई बहुत बेसिक भाग लिए हैं। अब इससे कुछ समझाना है हमें मालूम है, आप लोगों के मालूम है भाग लगा लेंगे, लेकिन इसी भाग से आप लोगों का इसका भाग्य खुलेगा, ठीक है ना। जरा समझो, इन्हीं से समझेंगे। अगर हम 7 से भाग देते कितनी बच जाएगा? 7 तरीके 0 बचा। आइए इसको भाग देंगे तो 5 तिहाई, शेषफल कितना बचा? इसमें भाग दीजिए। 5 चौक को, शेषफल कितना बचा? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 5 चौक को 20 है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा इसमें क्या होगा?
डेसिमल्स में नहीं, अच्छा ये मैं भाग ऐसे दे रहा हूँ, डेसिमल में नहीं लेकर जाना है। अगर इसको डेसिमल में नहीं लेकर जाना है, जिसे मैं भाग दे रहा हूँ ना, अब मैं भाग देकर ये कह रहा हूँ कि इसको लगाइए, लेकिन डेसिमल्स में नहीं, तो कैसे लगाएंगे? जैसे हम लोग मान लीजिए 7 से भाग देना है ना, इस एग्जाम्पल में 7 से भाग देना है तो कितनी बार पढ़ना पड़ते हैं? 7 एक कम 7 दूना के 14, ऐसे होता है ना, ऐसे कर जाते हैं। तो अगर इससे पहले भी तो होता है 7 जुड़ेंगे 0, होता कि नहीं होता है? तो हम कितनी बार भाग लेकर जाएंगे? तो जब 0 बार भाग लेकर जाएंगे तो क्या होगा? 0, और शेषफल कितना बच जाएगा? 5। इनमें देखो तो 4 तरह से दिया गया है ना, इसमें हर में कुछ ना कुछ अंतर है, या 3 में अंतर है। इसमें विभाग ये तो लगभग सेम हो गए हैं, कोई बात नहीं, ये दोनों क्या है? सेम है। अब देखो बाकी सब में कुछ ना कुछ अंतर है, हर एक भाग में क्या अंतर है उसको देखेंगे बाद में। फिलहाल अभी हमको ये बताइएगा, इन सब का कुछ कुछ नाम होता है, सही है ना? जो 21 है जो बीच में, इसे क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। तब तो तुम लोग खत्म हो गए। अब ध्यान से सुनो, ठीक है ना? इस जो बीच में है ना, इसे बोलते हैं भाज्य, ठीक है ना? याद आ गया ना? इसी तरह से याद आएगा। इसे क्या बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोलते हैं? अब तो बता लेंगे, शुरुआती में दिक्कत होता है। इसे क्या बोलेंगे? कितने अच्छे हैं आप लोग, सही सही बता रहे हैं। पहली बार बताए होते तो अच्छा होता। ये होता है ना। अच्छा, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, अब बताओ, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। नीतू तुम बताओ, बैठे बैठे बताओ, खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। इससे रिलेटेड कोई फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इस फार्मूले को लिखते हैं क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। अच्छा, ये फार्मूला कैसे आया होगा? ये कोई रिलेशन ढूंढा होगा। कमाल की बात इसमें है कि जब हमारा जो भाज्य है ना, इसका देखिए भाजक का और भागफल का, इस 7 का और 3 का जब हम गुणा करते हैं, आप गुणा करके जितना शेषफल आता है उसमें अगर जोड़ देते तो किसके बराबर हो जाता है? यही रिलेशन हम जिसे बोलते हैं कि क्या है? हमारा फार्मूला हो गया। अब ध्यान से समझो, एक तरह से अगर मैं बोल दूं कि यही फार्मूला हमारा क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही आधार है इसका, इसी आधार पर वो नियम बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा। अब थोड़ा सिंबल याद करना। भाजक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी से, किससे? और भागफल को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और शेषफल को किससे? और भाज्य को किससे? ए से। आया समझ में ना? मतलब जो यहाँ पर हमारा ये भाज्य है, लिखता हूँ, भाज्य को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ए से। बस सिंबल के द्वारा लिख देंगे तो यह नियम बन जाएगा, ठीक है ना? भाज्य को ए से, अब भाजक को किससे? बी से, और शेषफल को, अब भागफल को क्यू से। अब इसी सूत्र को हम इस सिंबल के माध्यम से लिखे तो क्या लिखेंगे? बी क्यू लिख लीजिए। तो बी क्यू आप प्लस क्या हो जाएगा? चलो इंटू दिखा दिए, हो गया। मूर्खों वाला काम कर देते हैं कभी कभी। अरे कभी कोई जरूरी थोड़े ना है, मान लीजिए ए और बी है, इसके बीच में सिंबल नहीं है, हम समझे ना कि गुणे का चिन्ह है, ये चीजें। अब देखो, अब यही जो हमारी क्या है, इसी को बोलते हैं क्या? यूक्लिड विभाजन। कोई दिक्कत? अब इसमें एक कंडीशन देखना। एक बात बताओ तुम लोग, क्या कभी जो हमारा शेषफल है, ध्यान सुनना, क्या कभी शेषफल 7 से बड़ा होगा? बोले तो भाजक से कभी बड़ा होगा? मैं इतने प्रकार का भाग बताया हूँ, किसी में बताइए
क्या भाजक से शेषफल बड़ा है? नहीं ना। तो इस हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, जरा समझना। इस हिसाब से लिखेंगे तो शेषफल किसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। मतलब हमेशा शेषफल से जो हमारा भाजक होगा क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। जो भाजक है हमेशा शेषफल से क्या होगा? बड़ा होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो बी है हमेशा बड़ा होगा किससे? आर से। समझ में आया ना? दूसरी बात, क्या आर बराबर 0 हो सकता है? आर का है? शेषफल है ना, तो आर बराबर 0 हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो आर बराबर क्या हो सकता है? दूसरी कंडीशन देखिए, आर बराबर क्या हो सकता है? 0, ठीक है ना। और आर बराबर 0 भी हो सकता है, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि आर जो है 0 से हमेशा बड़ा होगा। सही है ना? एक बात बताओ, क्या आर कभी 0 से छोटा होगा? नहीं। कभी माइनस में आता है? नहीं। तो कभी भी आर 0 से छोटा तो नहीं होगा, बराबर भले हो जाए, हमेशा बड़ा होगा या तो बराबर। तो दूसरी कंडीशन हम लिख सकते हैं ऐसे कि जो आर है ये हमेशा बड़ा होगा किससे? 0 से, या कभी कभी क्या हो जाएगा? बराबर। इन्हीं दोनों को अगर कंबाइन करके लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, जरा देखो। आर जो होगा बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से, लेकिन ये बी से क्या होगा? हमेशा बी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो इसको बीच में कर देते हैं। देखिए आर बीच में कर देते हैं। आर जो है बड़ा होगा किससे? 0 से, या बराबर होगा, लेकिन ये बी से हमेशा क्या होगा? छोटा। क्या रिलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इन्हीं रिलेशन के साथ में इन दोनों नियमों को जब हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और जब इसको हम शाब्दिक रूप से लिखेंगे ना, तो ये हमारा क्या हो गया? यूक्लिड। क्योंकि यही था हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। समझ में आ रहा है ना? तुम लोग कहोगे सर इतना भाग देने की क्या आवश्यकता थी, तो मैं यही समझा रहा था, कोई ऐसा भाग नहीं है जिसमें शेषफल 0 से कम हो। 0 से कभी छोटा है, इसी में कई तरह से भाग बताया हूँ। क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ में आया कि नहीं आया? अब थोड़ा इसको तुम लोग लिखो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? अब लिख लिए। अभी हमारी क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसी को हमको समझना है, ठीक है ना? ये क्या है, डिफिनेशन को समझते हैं डीप में बढ़िया से, उसके बाद पकड़िए तो इसे। अब देखिए, अभी समझते हैं। कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं लेकिन धनात्मक भी, तो ए और बी दिए रहने पर, ए कौन है? ये है ना, अब बी क्या है? ए। मतलब भाज्य और भाजक दिए रहने पर, कोई भी संख्या हो लीजिए, मतलब भाज्य और जो भाजक लेंगे ये क्या लेंगे आप लोग? धनात्मक लेंगे। क्या लेंगे? ए का मतलब भाज्य और बी का मतलब भाजक। तो ए और बी ऐसा लीजिए जो कैसा हो? धनात्मक पूर्णांक हो। और धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं मालूम है ना? जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे क्या होते हैं हमारे? धनात्मक पूर्णांक। क्या किसी में कहीं ऋणात्मक पूर्णांक है? नहीं। ए और बी की जगह हर जगह क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो कंडीशन है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, मतलब क्या? भाज्य और भाजक दिए रहने पर, ऐसी अद्वितीय मतलब इसके जैसा नहीं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या का मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अद्वितीय का मतलब उसके जैसा नहीं, अद्वितीय मतलब उससे अलग, अद्वितीय पूर्ण संख्या। Q और R, Q क्या है हमारा? भागफल। R क्या है? तो भागफल और शेषफल ऐसे विद्यमान रहते हैं कि कैसे विद्यमान रहते हैं कि जिसमें ये रिलेशन तो हम पहले से जानते थे, बस सिंबल के माध्यम से लिख लिए हैं। A का मतलब क्या होता है? भाज्य, और B का मतलब, और Q का मतलब भागफल, और R का मतलब, तो क्या बोलेंगे? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये तो पहले से जानते थे। तो ये भी किसका हिस्सा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, बस सिंबल के माध्यम से लिख दिए हैं। इसमें कंडीशन क्या है और इसमें रिलेशन क्या निकल कर आता है कि कभी भी जो हमारा शेषफल होगा वो 0 से छोटा बराबर भले हो सकता है, और जो R का मान है हमेशा B से क्या होगा? छोटा होगा ना R का मान। इसी रिलेशन को, इसी शर्त को हम लोग क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। कोई दिक्कत है? तो
ये कहानी थी। क्या अब इस डिफिनीशन समझने में कोई तकलीफ है? डिफिनीशन आपको समझ में आ रही है ना?